हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड की। और आज के वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन सारे प्रोविजंस के अंदर क्या क्या पनिशमेंट मिलती है। और हमारा वीडियो स्टार्ट होगा सेक्शन 63 से और लास्ट जाएगा सेक्शन 73 तक। तो केवल सेक्सुअल ऑफेंसेस को यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। और आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना बेयर एक्ट खोलकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि बिना बेयर एक्ट के आपको यह समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 आपको याद कर लेना है, जो कि डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड। ये शुरू होता है सेक्शन 63 से। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली बात करेगा पनिशमेंट के प्रोविज़न से। इसमें मैंने डेफिनेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर आप पनिशमेंट्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पनिशमेंट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो नए कानूनों के तहत सेक्शन 63 डिफाइन करता है रेप को। इसमें ABCD में रेप की डेफिनेशंस दी हैं और उसके बाद 7 सर्कमस्टांसेस दिए हैं जब रेप माना जाता है अगेंस्ट विल, विदाउट कंसेंट, या फिर कंसेंट अगर ली गई है, किसी व्यक्ति को जीवन का या हर्ट का डर दिखाकर ली गई है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी महिला को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसका पति है लेकिन वो उसका पति नहीं होता है, और कोई ऐसी परिस्थिति है जब व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेटेड है और वो अपनी कंसेंट देने में असमर्थ है, उसका फ़ायदा उठाकर अगर उससे कोई फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए तो वो भी रेप में आता है। कोई बच्ची जो कि 18 ईयर्स से कम की है और अगर वो अपनी कंसेंट दे भी तो यदि कोई उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो भी अमाउंट टू रेप होता है। और यदि कोई अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट करने में अनेबल है, जैसे कि किसी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, वो सोच समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो तब भी रेप माना जाता है। तो ये 7 परिस्थितियां हैं जब रेप किया हुआ माना जाएगा। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि डेफिनेशंस में साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ अ मैन, और करता है विमेन के साथ। तो ये केवल पुरुष कर सकता है किसी महिला के साथ। ये जनरल न्यूट्रल लॉ नहीं है। बदलते समय के साथ हमें कई सारे ऐसे क्राइम मिलते हैं कि जो अननेचुरल हैं। समय के साथ मैन के साथ भी करता है ऐसे क्राइम, विमेन के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे नए कानूनों में भी ये प्रावधान नहीं है। इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ज़रूरत थी इस कानून में बदलाव करने की, लेकिन अभी भी फिर भी वही लैंग्वेज चल रही है जो कि IPC में थी, इफ़ अ मैन, और नीचे विमेन का आपको उल्लेख मिलेगा। तो आपको इसको इसी तरीके से याद करना है, क्योंकि कानून है तो जो लिखा हुआ है हमें उसी को मानना होता है। तो 63 में रेप की डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं 64 में। सेक्शन 64 बात करता है 2 सबसेक्शंस की। पहला सबसेक्शन कहता है कि जो 63 में डिफाइन है रेप की डेफिनेशन, अगर वो कमिट होता है तो करने वाले को कम से कम 10 साल की सज़ा मिलेगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चल सकती है। अर्थात उसको 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। और दूसरा सबसेक्शन कहता है अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स अर्थात आर्मी पर्सन, उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो जेल स्टाफ का व्यक्ति है, रिमांड होम का व्यक्ति है, या फिर कोई ऐसी जगह का व्यक्ति है जो सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं महिलाओं और बच्चों को देखकर जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, अगर वो रेप कमिट करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति का रिलेटिव है, गार्डियन है, टीचर है, या फिर ऐसी पोजीशन में है कि उस बच्चे की अथॉरिटी उसके पास है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कम्युनल वायलेंस के दौरान रेप कमिट करता है, या फिर कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट महिला पर रेप करता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पर रेप करता है जो कि कंसेंट देने में इनकेपेबल है, असमर्थ है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सोच समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर कोई एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो व्यक्ति पर पूरा अपना डोमिनेंस स्थापित करता है, अपना अधिकार स्थापित करता है,
या फिर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ रेप करता है जो कि मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रही हो, वो दिव्यांग हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ना हो, और कोई व्यक्ति रेप करने के दौरान व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, उसके हड्डियां तोड़ देता है, उसको डिसफिगर कर देता है, उसकी लाइफ को खतरे में डालता है, और एक व्यक्ति जो बार बार एक ही महिला का रेप करता है, तो उनके लिए पनिशमेंट यहाँ पर आपको बढ़कर देखने को मिलती है। तो उनके लिए पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अर्थात उनको कम से कम 10 साल की सज़ा मिलेगी, जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट अर्थात कठोर कारावास दिया जाएगा, जो कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का हो सकता है। और इस आजीवन कारावास का मतलब होगा कि उस व्यक्ति की बची हुई नेचुरल लाइफ, उस व्यक्ति की बची हुई प्राकृतिक जिंदगी, और उसके साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। अब इसे ऐसे समझिए, देखिए ए नामक व्यक्ति ने एक महिला पर रेप कमिट किया जो कि उसकी रिश्तेदार थी। अब इसका केस हमारे आ गया सेक्शन 64 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत, क्योंकि वो उसकी रिलेटिव थी। अब सपोज वो क्राइम करते समय उस व्यक्ति की उम्र थी 40 साल, तो अब उसको मिलेगी सज़ा 10 साल से लेके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब जितना साल वो जिएगा अपनी ज़िंदगी के, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जितना वो जिएगा उतने पूरे सालों तक वो जेल में ही बिताएगा। जब तक वो मर नहीं जाता उतने पूरे साल वो जेल में बिताएगा। तो ये हुआ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। उस व्यक्ति की बची हुई जितनी भी ज़िंदगी होगी वो जेल में काटेगा। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि सेक्शन 64 में जो सब सेक्शन 1 है उसमें भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कह रहे हैं, और सब सेक्शन 2 में भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ लिखा है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? किसी अननोन इंसान ने किसी अननोन इंसान पर रेप कमिट किया, उसको भी उतनी ही पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि उस व्यक्ति का रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान बार बार एक ही महिला पर रेप कमिट कर रहा है, तो इन दोनों की पनिशमेंट अलग अलग क्यों नहीं है? देखिए पहले वाले सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा है, और अगर आप हमारे BNS के चैप्टर 2 में सेक्शन नंबर 5 देखते हैं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस देखते हैं, तो वहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो किसी भी व्यक्ति की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास की सज़ा को कम कर सकती है। और फिर हम जब सेक्शन 6 देखते हैं तो वो गवर्नमेंट उस व्यक्ति की आजीवन कारावास की सज़ा को कम कर 20 साल कर सकती है। तो रेप करने पर क्या होता है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से लेकर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक मिलेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे तो वो इस आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके 20 साल की सज़ा में बदल सकती है। लेकिन अगर हम सब सेक्शन 2 की बात करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा वो होगा उस व्यक्ति की बची हुई ज़िंदगी। तो देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नामक व्यक्ति था जिसने किसी एक ऐसी महिला पर रेप कमिट किया जो उसकी रिश्तेदार नहीं थी, उसका उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, पब्लिक सर्वेंट भी नहीं था, उसने किसी महिला पर रेप कमिट किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको कितनी सज़ा मिलेगी? 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी, जिसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी उचित समझे उसको कम कर सकती है, और कम करके सेक्शन 6 ऑफ BNS के अंतर्गत उसको 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी और वो फाइन देगा और वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कोई पब्लिक सर्वेंट होगा, वो उस महिला का रिश्तेदार होगा, वो उस महिला को ऐसा हार्म पहुंचाएगा कि उसकी हड्डियां तोड़ देगा, उसको डिसफिगर कर देगा, उसको ग्रीवियस हर्ट करेगा, या फिर एक ही महिला पर बार बार रेप कमिट करेगा, और जो भी सारी चीज़ें 64 के सबसेक्शन 2 में डिफाइंड हैं उनमें से कोई भी काम करेगा तो उसको मिलेगी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा। और इस आजीवन कारावास में वो अपनी पूरी ज़िंदगी, बाकी की पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिताएगा और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए इस क्राइम की ग्रेविटी।
एक है सिंपल रेप जो हमने 63 में पढ़ा, और एक 64 के 2 में हमने देखा कि पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रिश्तेदार है या जो बार बार अपराध करता है, तो उसके लिए है रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला सेक्शन 65 देखते हैं, जो है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। इसमें हमें 2 सबसेक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें बात हो रही है उन महिलाओं की जिनका 16 साल से और 12 साल से कम की उम्र में रेप किया जाता है। ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। हमारे देश में हमें कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो इसके लिए पनिशमेंट थोड़ा अलग है। तो सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि यदि किसी महिला की आयु 16 साल से कम है और अगर उस पर रेप कमिट किया जाता है तो करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल का कठोर कारावास मिल सकता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, और यह आजीवन कारावास होगा उस व्यक्ति की बची हुई जिंदगी। उसने इतना हीनियस क्राइम किया है, उसने 16 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप किया है, तो उसको ऐसी सजा मिलेगी कि वो पूरी जिंदगी, जितनी भी उसकी बची हुई जिंदगी है, वो जेल की सलाखों के पीछे काटेगा और साथ ही साथ वो फाइन भी भरेगा। और जो भी फाइन वो भरेगा वो फाइन सरकार के खजाने में जमा नहीं होगा, बल्कि वो उस पीड़िता बच्ची को उसके मेडिकल खर्चे के लिए और उसके रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाएगा। उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी उसको ठीक करने में जो भी ये फाइन जमा किया जाएगा वो सब लगाया जाएगा। और जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप होने में पनिशमेंट है कठोर कारावास जो कम से कम 20 सालों का होगा, और अधिक से अधिक इसमें होगा आजीवन कारावास जो कि व्यक्ति की बची हुई जिंदगी होगी प्लस फाइन। और यहाँ पर भी फाइन हमको देखने को मिलता है कि इस फाइन का भी जो अमाउंट होगा वो उस बच्ची के मेडिकल एक्सपेंसेस और उसको रिहैबिलिटेशन में यूज किया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें डेथ पनिशमेंट अर्थात मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मृत्यु दंड अर्थात किसी इंसान को हैंग टिल डेथ, लटका देना फांसी पर, तो ये होता है डेथ सेंटेंस। अगर आपको याद है कि डेथ सेंटेंस हमारे बीएनएस के कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 66। 66 कहता है कि यदि रेप कमिट होने के बाद उसके परिणाम स्वरूप किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है, अर्थात उसका दिमाग कोई भी काम नहीं करता, कोई भी संकेत नहीं देता, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोमा में वो चली जाती है, उसका पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अगर आपने कभी अरुणा शानबाग केस पढ़ा होगा तो उसमें उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही हो गई थी कि वो ऐसे ही पड़ी रहती थी कोमा में, बहुत सालों तक वो कोमा में रही। तो रेप करने के परिणाम स्वरूप किसी महिला को ऐसी इंजरी हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसका दिमाग निष्क्रिय हो जाता है और वो बिल्कुल एक जिंदा लाश सी बन जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो तब जो रेप करने वाला व्यक्ति है उसको मिलती है 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा, जो कि आजीवन कारावास की सज़ा तक हो सकती है। और इस आजीवन कारावास का मतलब होगा उस व्यक्ति की बची हुई लाइफ, और यहाँ पर उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है, अर्थात उसको फांसी भी दी जा सकती है। तो इस तरह से सेक्शन 63 रेप, सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, सेक्शन 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस जिसमें 16 साल और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की बात की गई है, और सेक्शन 66 यानी कि रेप के परिणाम स्वरूप हुई इंजरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है जहां पर उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है, दिमाग निष्क्रिय हो जाता है, वो एक जिंदा लाश सी बन जाती है। यहाँ पर उसको मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ की पनिशमेंट। आगे देखते हैं सेक्शन 67। सेक्शन 67 बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग सेपरेशन, अर्थात उनको कोर्ट ने एक डिग्री दी है कि आप दोनों लोग अलग अलग रहो, या फिर अगर वो अपनी मर्जी से अलग अलग रह रहे हैं और उस दौरान वो व्यक्ति अपनी पत्नी की कंसेंट के बिना, उसकी अनुमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, उस व्यक्ति को
2 साल से लेकर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और साथ ही उसको फाइन भी देना होगा। दैट्स ऑल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 68 की। ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। इसमें अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर उसके पास अथॉरिटी है, यानी कि प्राधिकार है, या फिर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर है किसी जेल का, रिमांड होम का, या फिर ऐसी जगहों का जहां कस्टडी में रखा जाता है बच्चों को और महिलाओं को, या फिर ऐसे किसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का स्टाफ है, तो अगर वो अपनी उस पोजीशन का, उस पावर का फ़ायदा उठाकर किसी महिला को अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए इंड्यूस करता है, बहलाता है, फुसलाता है, उसे सिड्यूस करता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मगर रेप नहीं करता, तो ऐसे अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति को 5 साल से लेकर 10 साल की पनिशमेंट होती है और साथ ही उसे फाइन भी देना पड़ता है। ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि लोग अपनी पोजीशन का, अपने रिलेशन का, अपने पावर का फ़ायदा उठाकर जब महिलाओं के साथ उनको बहला फुसला कर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन वो रेप नहीं करते, लेकिन उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई होता है, जिसकी सज़ा है 5 साल से लेकर 10 साल तक और इसमें फ़ाइन भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन 69। नोट कीजिए कि ये सेक्शन पहले वाली आईपीसी में नहीं था। ये सेक्शन जो है वो हमारा BNS 2023 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी देना पड़ेगा। देखिए, कई सारे केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं आजकल की शादी का झांसा देकर या फिर फेक प्रोमिसेस करके, डिसीटफुल मीन्स से लोग महिलाओं को, लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं और उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और बाद में उनसे शादी भी नहीं करते। इसीलिए ये सेक्शन यहाँ पर डाला गया है और इसमें 10 साल तक का पनिशमेंट है और फाइन का भी प्रोविज़न है, तो ये सेक्शन नया ऐड किया गया है। अब बात करते हैं 70 गैंग रेप की। जब किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के परिणाम स्वरूप रेप कमिट किया जाता है तो उसे कहा जाता है गैंग रेप और इसमें पनिशमेंट है कम से कम 20 साल, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ which will mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and fine। अर्थात उस व्यक्ति को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और ये आजीवन कारावास होगा उस व्यक्ति की बची हुई लाइफ। अर्थात अगर 4 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं तो उन 4 के 4 व्यक्तियों को उनकी बची हुई लाइफ के बराबर जेल में बितानी पड़ेगी, अपना दंड भोगना होगा और उनको साथ ही साथ फाइन भी देना होगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी वो सलाखों के पीछे, जेल की दीवारों के पीछे काटेंगे। और गैंगरेप में जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा वो उस पीड़िता को दिया जाएगा ताकि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन की सुविधा की जा सके। और इसमें जो दूसरा सबसेक्शन है वो हमें बताता है कि यदि महिला की उम्र 18 साल से कम है और उसका रेप किया जाता है, यहाँ पर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा, उसकी बाकी बची ज़िंदगी या फिर डेथ यानी कि मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 71 की तरफ। सेक्शन 71 बात करता है रिपीट ऑफेंडर की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनकी मानसिकता ही अपराध करने की हो जाती है और यदि एक व्यक्ति को पहले सेक्शन 64, 65, 66 और 70 के तहत पनिशमेंट दी जा चुकी है और उसने दोबारा वही काम किया, वही क्राइम किया, तो अब उसको मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ और डेथ। मतलब एक व्यक्ति ने किसी महिला का रेप किया, उसको पनिशमेंट मिली सेक्शन 64 में, सेक्शन 65 में या फिर सेक्शन 66 में या सेक्शन 70 में, तो जेल से छूटने के बाद
वो दोबारा उसी अपराध को कारित करता है तो इस बार उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसको पूरी जिंदगी की आजीवन कारावास भुगतनी पड़ेगी या फिर उसको मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। सेक्शन 72 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कई बार हम देखते हैं कि रेप पीड़ित या फिर कोई ऐसे विक्टिम होते हैं जिनका नाम पब्लिकली उजागर नहीं करना होता है, लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उनकी शक्ल, उनका फेस, उनकी वीडियो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या फिर मीडिया में दे देते हैं, अखबार में छाप देते हैं उनका नाम। तो ये भी एक क्राइम है, क्योंकि देखिए वो इंसान खुद इतना परेशान है, मेंटल अगोनी से जूझ रहा है और आप उसकी पहचान को उजागर कर रहे हैं। इससे समाज में उसका रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज इतना डेवलप अभी नहीं हुआ है। तो कुछ लोग जो पीड़ित की आइडेंटिटी, पहचान को उजागर करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न है। यदि कोई महिला ऐसी है जिसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, या फिर ये जो सेक्शन यहाँ पे मेंशन है 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 किसी के साथ ये हुआ है और जो व्यक्ति उनके बारे में कोई भी खबर को छापता है, पब्लिश करता है, उनका नाम या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी वहाँ पर देता है, तो उनको मिलेगी 2 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ फाइन, अर्थात उनको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब ये जजेस पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्या पब्लिश किया था, वो कितना ग्रीवियस था, किस एक्सटेंट तक उन्होंने छापा, उसकी शक्ल दिखाई या शक्ल ब्लर कर दी या फिर कोई ऐसी खबर छाप दी जो नहीं छापनी थी, तो उनको अधिकतम 2 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पर दिए जाने का प्रोविज़न है। सेक्शन 72 का सबसेक्शन 2 कहता है कि ये सबसेक्शन 1 उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो कि अथॉरिटी के परमिशन द्वारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की परमिशन से अगर कोई चीज़ वो पब्लिश करता है या फिर जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल है या फिर वो उस विक्टिम की अथॉराइजेशन से, उसकी सहमति से कोई चीज़ पब्लिश करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर कोई ऐसा पीड़ित है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जो कि एक बच्चा है, या फिर जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड की महिला है, मतलब वो मानसिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर वो उसके नेक्स्ट ऑफ किन अर्थात सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार की परमिशन से वो खबर छाप सकता है। तो उस पर फिर ये सेक्शन 72 अप्लाई नहीं होगा। लास्ट बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 बात करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग को प्रिंट करता है या पब्लिश करता है जो कि सेक्शन 72 में मेंशन्ड है, तो उसको मिलती है पनिशमेंट जो कि 2 साल तक हो सकती है और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा, अर्थात उसको 2 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 साल से अधिक नहीं होगी। उसे 2 साल की पनिशमेंट विद फाइन देनी पड़ेगी। इन सारे सेक्शंस का एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाएं। देखिए 63, 64 और 65 को आप एक साथ याद कीजिएगा। 63 रेप, 64 उसके लिए पनिशमेंट और 65 में है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, जो कि हमने डील किया था अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स एंड अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स। ये 3 एक साथ हो गए। उसके बाद 66, 67, 68 एंड 69 को आपको साथ याद करना है। 66 है कि यदि रेप के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर उसका दिमाग निष्क्रिय हो जाता है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में वो आ जाता है विक्टिम। 67 है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। 68 बात करता है sexual intercourse by a person in authority and 69 deals with sexual intercourse by employing deceitful means। तो ये 4 आपको एक साथ करने हैं याद। 66 हो गया डेथ या फिर ऐसी स्थिति जहाँ पर दिमाग काम ना करे। 67 है अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की हो जिसमें उनको अलग अलग रहने का ऑर्डर दिया हो या फिर वो अपने मन से अलग अलग रह रहे हों, उस दौरान पति द्वारा पत्नी पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। और 68 है यदि किसी व्यक्ति के पास पावर है, वो प्रशासन में है और वो लोगों को इंड्यूस करके, उनको सीड्यूस करके उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। और 69 बात करता है किसी को झांसा देकर उसके साथ
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। 70, 71 आप साथ याद करेंगे। 70 हो गया गैंग रेप और 71 हो गया कि एक व्यक्ति जो बार बार वही अपराध करता है। 72, 73 एक साथ याद कर लीजिए। 72 है पीड़ित व्यक्ति की पहचान को उसकी परमिशन के बिना उजागर करने पर क्या सज़ा मिलेगी। 73 बात करता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को बिना परमिशन के अगर प्रिंट कोई करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलती है। तो इस प्रकार से आप इन सेक्शंस को याद कर सकते हैं। और सच बताऊं, मैंने इनको 3-4 बार पढ़ा और ये मुझे अच्छी तरीके से याद हो गए, तो इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे आगे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कॉलेज ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। जब आप लोग शेयर करते हैं, देखते हैं, तभी मुझे नए वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच।